हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगती है प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मन्नत एक जुनून भाग 14। सुबह का पहला उजाला अभी पूरी तरह फैला भी नहीं था, लेकिन राठौर मेंशन में हर दिन की तरह भक्ति का माहौल बन चुका था। मंदिर से घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी, अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी और बीच में खड़ी थी सालू। वह हमेशा की तरह सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की आरती कर रही थी। उसकी आवाज़ मीठी, सुरीली और दिल को छू लेने वाली थी। आरती की गूंज पूरे मेंशन में फैल गई और एक एक करके घर के सभी सदस्य मंदिर में इकट्ठा होने लगे। तभी हॉल के मुख्य द्वार पर वेदांश की परछाई उभरी। वह पूरी रात मन्नत के पास रहकर अभी अभी लौटा था। जैसे उसने हॉल में कदम रखा, सालू की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसके कदम वहीं ठिठक गए। कुछ सेकंड के लिए वह बस खड़ा रहा। वहीं सालू ने आरती खत्म की और सबको आरती देने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र वेदांश पर पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसकी उंगलियां आरती की थाली पर कस गई। उसने अपनी कांपती हथेलियों से आरती की थाली कसी और धीरे धीरे चलकर वेदांश के सामने खड़ी हो गई। अपनी पलकें झुकाकर उसने बहुत ही कोमल आवाज़ में कहा, आरती ले लीजिए। हॉल एकदम खामोश हो गया। नूतन जी, सावित्री जी, ओम जी, सभी की नज़रें बस वेदांश पर टिक गई, क्योंकि उन्हें मालूम था वेदांश का भगवान से रिश्ता टूटा हुआ है। जिस दिन उसने पहली बार मंदिर में सिर झुकाया था वो सिर्फ मन्नत के लिए था, और जब मन्नत फिर से उससे दूर हुई, उसने भगवान से भी रिश्ता तोड़ लिया। उसके बाद उसने कभी मंदिर की तरफ देखा तक नहीं। सबको डर था कि कहीं वो गुस्से में थाली न झटक दे, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। वेदांश ने आरती ले ली। उसने बहुत शांति से आरती अपने माथे से लगाई। बिना कुछ कहे वो मुड़ा और सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। पूरा हॉल सन रह गया था। वहीं सालू के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान खिल उठी। उसकी आंखों में चमक आ गई। नूतन जी तुरंत उसके पास आई, खुशी से भरी आवाज़ में बोली, ये तो चमत्कार हो गया सालू, तुमने कर दिखाया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा। वेद तो मंदिर के पास भी नहीं आते हैं, और आज उन्होंने आरती ले ली। उनकी आंखों में चमक थी। अब तो हमें पूरा यकीन है माता रानी ने तुमको ही वेद के लिए चुना है। देखा तुमने, उनके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग आने लगी है। यह सुनकर सालू शर्मा गई। उसके गाल हल्के हल्के लाल हो गए। उसकी नज़रें झुक गई। उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल खिल गई। वहीं रसोई में हल्की हल्की चहल पहल थी, लेकिन सालू के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वह जल्दी जल्दी किचन में आई और अभी सोच ही रही थी, तभी नूतन जी की आवाज़ आई, सालू, वेद की फेवरेट कॉफ़ी बनाकर ले जाओ। सुबह सुबह पीकर वो फ्रेश महसूस करेंगे। सालू एकदम ठिठक गई। उसने हल्के से सिर उठाया, फिर झिझकते हुए बोली, लेकिन आंटी, कहीं उन्हें गुस्सा ना आ जाए। उसकी आवाज़ में डर साफ था। आप तो जानती हैं उनके कमरे में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। उसने अपनी नज़रें झुका ली, जिससे खुद ही अपने सवाल से डर गई हो। नूतन जी हल्का सा मुस्कुराई, अब इजाज़त होगी। तुमने देखा नहीं, उन्होंने तुमसे आरती ली है, जो मैं भी नहीं कर पाई। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो तुमने कर दिखाया है। जाओ, मुझे पूरा यकीन है वह तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे। ये सुनते ही सालू के दिल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसके गाल हल्के हल्के फिर से लाल होने लगे। होठों पर एक अनजानी मुस्कान आ गई। आज तक वह उस फ्लोर पर कदम तक नहीं रख पाई थी, यहाँ तक कि वेदांश की गैर हाजिरी में भी नहीं। लेकिन आज उसे खुद जाने का हक दिया जा रहा था, और यही सोचकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से वेदांश की पसंद की कॉफ़ी बनाना शुरू की। कॉफ़ी की खुशबू पूरे किचन में फैल गई, लेकिन सालू को सिर्फ उस एक पल का इंतज़ार था जब वह उसके सामने होगी। उसने कप ट्रे में रखा। उसके हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे। कुछ नहीं होगा, उसने खुद से कहा। आंटी ने कहा है ना, सब ठीक होगा, लेकिन दिल अब भी मानने को रेडी नहीं था। धीरे धीरे वो ट्रे लेकर बाहर निकली। उसके कदम धीमे हो गए, सांसें भारी होने लगी। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ रहा था, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी। वह मन ही मन खुद को समझा रही थी, आंटी ठीक कह रही हैं।
अगर उन्होंने आरती ली है तो शायद अब वो मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानने लगे। वहीं वेदांश बाथरूम से बाहर निकला। उसके शरीर से ठंडे पानी की कुछ बूंदें अब भी गिर रही थी। उसने कमर पर सिर्फ एक तौलिया लपेट रखा था और दूसरे तौलिए से अपने गीले बालों को सुखा रहा था। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी छटपटाहट और जल्दबाजी थी, जैसे वह कहीं पहुंचने के लिए बेचैन हो। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दस्तक सुनते ही वेदांश की भवें सिकुड़ गई और उसके चेहरे पर शक्ति आ गई। फिर कुछ पल सोचकर उसके जेहन में आया कि शायद नूतन जी होंगी। ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए उसने भारी आवाज़ में कहा, अंदर आ जाइए। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सालू दबे पांव अंदर दाखिल हुई। उसकी नज़रें ज़मीन पर टिकी थी और धड़कनें उसके काबू में नहीं थी। वेदांश ने भी पलटकर नहीं देखा था। वो अपनी धुन में ही बोला, आपको क्या कोई ज़रूरी काम था मॉम? तभी आपके लिए कॉफ़ी लेकर आई हूँ। सालू की धीमी और थरथराती आवाज़ जब वेदांश के कानों से टकराई तो वह झटके से उसकी तरफ मुड़ा। उसकी तीखी नज़रें सालू पर टिक गई। वह पूरी तरह निःशब्द था। उसके चेहरे के भाव पढ़ना किसी के बस की बात नहीं थी। वहीं सालू ने जब हिम्मत जुटाकर अपनी नज़रें ऊपर उठाई तो उसके सामने का नज़ारा देख उसकी सांसें हलक में अटक गई। वेदांश का कसरती बदन, उसकी चौड़ी छाती और तरासा हुआ शरीर सुबह की मध्यम रोशनी में किसी ग्रीक देवता जैसा लग रहा था। इतना अट्रैक्टिव और हाई पर्सनैलिटी देखकर सालू का गला सूखने लगा। शर्म के मारे उसने तुरंत अपनी आंखें नीची कर ली और अपनी हथेलियां भींच ली। वेदांश उसे बस एकटक देख रहा था। उसकी खामोशी सालू को डरा रही थी। सालू ने हकलाते हुए अपनी सफाई दी। वो आंटी ने कहा था कि मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आऊं, इसलिए मैं आई। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। यह सुनते ही वेदांश के होठों पर एक तिरछी और रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। वह मुस्कान प्यार की थी या आने वाली तूफान की, यह सिर्फ वेदांश ही जानता था। वह धीरे धीरे सधे हुए कदमों से सालू की तरफ बढ़ने लगा। वेदांश के हर बढ़ते कदम के साथ सालू के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वह अपनी जगह पर पत्थर की मूरत जैसी जम गई थी। न वहां से हिल पा रही थी और न ही भागने की हिम्मत जुटा पा रही थी। घबराहट और अनजाने डर के मारे उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं वेदांश बिल्कुल उसके करीब था, इतना करीब कि उसकी सांसों की गर्माहट सालू को महसूस हो रही थी। सालू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी, मानो वो किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो, जबकि वेदांश शांति से उसके चेहरे के हर उतार चढ़ाव और घबराहट को पढ़ रहा था। फिर उसकी बर्फीली खामोशी को चिरती हुई एक बहुत ही नरम और धीमी आवाज़ गूंजी, आप इतना डर क्यों रही हैं मिस सालू? यह सुनते ही सालू ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी नज़रें सीधे वेदांश की गहरी और रहस्यमयी आंखों से टकराई। कुछ पलों के लिए वक्त जैसे ठहर गया। दोनों के बीच एक अनकहा सन्नाटा था। तभी वेदांश ने बहुत ही सलीके से दूरी बनाई और कहा, कॉफ़ी रख दीजिए और आप जाइए, और थैंक यू फॉर कॉफ़ी। इतना कहकर वह बिना पीछे मुड़े अपने ड्रेसिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। सालू अभी भी वहीं जमी खड़ी थी। उसका दिल किसी नगारे की तरह धड़क रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाई, हे राम, इन्हें गुस्सा नहीं आया? मैं तो बेवजह ही डर रही थी। क्या सच में नूतन आंटी जो कह रही है वो सच होने वाला है? हे राम जी, बस इनके दिल में मेरे लिए जगह बना दीजिए। जाने से पहले सालू ने धीरे से कॉफ़ी टेबल पर रखी और अपनी नज़रें पूरे कमरे में घुमाई। कमरा बेहद आलीशान और रुतबे वाला था। दीवारें अभी खाली थी, पर सालू के मन में एक अजीब सा फितूर जगा। एक दिन इन दीवारों पर सिर्फ मेरी और मेरी ही तस्वीरें होंगी। वो धीरे से मुस्कुराई और एक बार फिर वेदांश को देखना चाहा, पर वह ड्रेसिंग एरिया में जा चुका था। सालू के निकलते ही वेदांश पूरी तरह रेडी होकर बाहर आया। उसका चेहरा अब भी पूरी तरह भावशून्य था। उसने मेज पर रखी कॉफ़ी की तरफ देखा, सोफे पर बैठा और बिना किसी जल्दबाजी के कॉफ़ी पीने लगा। उसे देख पाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रहा है, पर कॉफ़ी का एक घूंट भरते ही वह धीरे से बुदबुदाया, नाइस ट्राई एंड नाइस कॉफ़ी। कॉफ़ी खत्म कर वो सीधा संध्या जी के कमरे में गया। वहाँ सालू पहले से ही बैठी थी, जिसे देखकर वेदांश के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। वहीं सालू ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली थी। वेदांश संध्या जी के पास गया। उसने बड़े प्यार से उनकी हथेलियों को अपने हाथों में लिया, उन्हें हल्के से सहलाया और
और बिना कुछ कहे एक गहरी नज़र उन पर डालकर वहाँ से निकल गया। वहीं उसके जाते ही सालू धीरे से बुदबुदाई, कितने हैंडसम हैं, इन्हें देखते ही मेरे पेट में गुदगुदी होने लगती है। वहीं दूसरी ओर किंगडम में एक गहरा सन्नाटा पसरा था, जैसे वहाँ की हवाएं भी थम गई हो। हर कोई खड़ा था लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। वेदांश, कबीर और मैं तीनों की निगाहें सिर्फ एक ही इंसान पर टिकी थी, लूना। लूना अपनी टीम के साथ सामने खड़ी थी। उसके हाथ में रिपोर्ट थी, लेकिन उसका हाथ हल्का हल्का काँप रहा था। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कुछ बहुत गलत है। तभी वेदांश की ठंडी आवाज़ उस सन्नाटे को चिरती हुई गूंजी, क्या आप मेरा चेहरा ही देखते रहेंगी या बताएंगी कि रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो आपको इतना बेचैन कर रहा है? लूना ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे अपने अंदर हिम्मत इकट्ठा कर रही हो। फिर उसने आंखें खोली, गहरी सांस ली और बोली, किंग, हमारी एनालिसिस और ये रिपोर्ट ये बता रही है कि उसकी आवाज़ हल्की काँप गई कि क्वीन की यादाश्त सच में जा चुकी है। बस इतना सुनते ही जैसे हवा और भारी हो गई। कबीर और मैं के चेहरे पर साफ झटका था, आंखें फैल गई, सांसें अटक गई। क्या? कबीर की आवाज़ टूट गई, लेकिन वेदांश वो अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था, चेहरा एक्सप्रेशनलेस, नज़रें सीधे लूना पर टिकी हुई थी, जैसे वो हर शब्द को काट कर अंदर उतार रहा हो। लूना ने खुद को संभालते हुए आगे कहा, उनके दिमाग पर किसी तरह की कोई अंदरूनी चोट नहीं है, कोई जख्म, कोई क्लॉट, कुछ भी नहीं पाया गया है। लेकिन कबीर अब खुद को रोक नहीं पाया और वो चिल्लाते हुए पूछा, लेकिन क्या लूना, ये कैसे हो सकता है? अगर दिमाग पर चोट नहीं है तो यादाश्त कैसे जा सकती है? आप समझ भी रही हैं कि आप कह क्या रही हैं? लूना ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर अपनी नज़रें झुका ली। धीमी लेकिन साफ आवाज़ में बोली, मैं पूरी तरह समझ रही हूँ बॉस, और यही तो सबसे डरावना सच है। उनकी यादाश्त किसी कुदरती हादसे या चोट की वजह से नहीं गई है। कमरे में हर सांस थम गई थी, सबकी धड़कनें तेज हो गई, बल्कि उसने रिपोर्ट को थोड़ा कसकर पकड़ा। उनके शरीर में पाए गए एक बहुत ही दुर्लभ ड्रग की वजह से गई है। यह सुनते ही कबीर, मैंक और शिव के चेहरे का रंग उड़ गया था, जैसे उनके अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। लेकिन वेदांश वह अब भी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, बस उसकी आंखें अब और भी गहरी हो गई थी। उसकी मुट्ठियां जोर से भींची हुई थी, जैसे खुद को रेडी कर रहा हो लूना के बोलने का। ड्रग? कैसा ड्रग? मैन की आवाज़ में बेचैनी साफ झलक रही थी, उसके शब्द जैसे लड़खड़ा रहे थे। लूना, प्लीज़ साफ साफ बताइए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरे कमरे की निगाहें फिर से लूना पर टिक गई। लूना ने गहरी सांस ली, फिर धीरे लेकिन साफ आवाज़ में बोली, जो उनके शरीर में पाया गया है वह कोई नॉर्मल ड्रग नहीं है। वह थोड़ी रुकी, जैसे शब्द चुन रही हो। वह एक घातक न्यूरो बैरल ड्रग है जो एक वायरस की तरह काम करता है। कबीर और मैं की सांसें अटक गई थी। वहीं वेदांश अब भी अपनी आंखें बंद किए हुए था, लेकिन उसकी सांसें गहरी हो चली थी। लूना ने सीधे जवाब दिया, मेरे कहने का मतलब है ये जिस इंसान के शरीर में जाता है उसके दिमाग के मेमोरी सेंटर को धीरे धीरे ब्लॉक करना शुरू कर देता है। पहले यादें धुंधली होती है, फिर टूटती है और फिर पूरी तरह मिट जाती है। मैं की आवाज़ काँप रही थी। यानी? लूना की आवाज़ धीमी हो गई। यानी इंसान अपना पूरा पास्ट भूल जाता है, उसने आगे कहा। लेकिन ये यही नहीं रुकता है बॉस, अब सबकी धड़कनें तेज हो गई। ये ड्रग सिर्फ मेमोरी लॉस नहीं करता, ये इंसान के माइंड को रीसेट कर देता है। एक पल का सन्नाटा छा गया। उनके बिहेवियर, उनकी सोच, उनकी इमोशंस सब कुछ बदलने लगती है। लूना ने गहरी सांस ली और समझाते हुए बोली, आप इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका दिमाग पूरी तरह खाली होता है, फिर वो धीरे धीरे लोगों से मिलकर, सीखकर वो अपनी यादें बनाता है। ठीक वही इस वक्त क्वीन के साथ हो रहा है। उनका पास्ट पूरी तरह मिट चुका है। उनका दिमाग अभी एक ब्लैंक स्लेट है जो सिर्फ नई यादें बना रहा है। इसलिए उनका बिहेवियर इतना अनप्रेडिक्टेबल है। कभी वो मैच्योर लगती है तो कभी बच्चों जैसी, तो कभी गुस्सा तो कभी डर, क्योंकि उनका माइंड अभी सिचुएशन बेस्ड रिएक्ट कर रहा है।
कमरे में अब कोई आवाज़ नहीं थी। कबीर, शिव और मयंक तीनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन वेदांश वह अब भी बिल्कुल शांत था, जैसे खुद को संभाल रहा हो। तो इसका मतलब है कि उन्हें अपना पिछला कुछ भी याद नहीं है, वो सब कुछ भूल चुकी हैं। कबीर की आवाज़ पूरी तरह काँप रही थी। जो भी यादें उनके पास है वो सिर्फ इस ड्रग के दिए जाने के बाद की है, यानी उन्हें यह ड्रग 3 साल पहले ही दिया जा चुका है। जैसे ही कबीर ने ये बातें कही, कमरे में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। वेदांश, जो अब तक खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए हुए था, उसकी आंखें अचानक खुल गई। मयंक और शिव की नज़रें कबीर पर टिक गई, जबकि वेदांश की आंखों में इस वक्त एक खतरनाक आग जल रही थी। कबीर की रूह कांप उठी। वह लड़खड़ाते हुए सोफे पर बैठ गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। उसने टूटती आवाज़ में कहा, तभी तभी उन्हें 3 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है, यानी कि यह ड्रग। तभी लूना ने कबीर की बात काटते हुए गंभीरता से कहा, हाँ बॉस, आप जो सोच रहे हैं यही सही है। इसलिए इस ड्रग की स्टडी करने में हमें और भी वक्त लगेगा, क्योंकि यह शरीर में काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन यह अब भी एक्टिव है। दरअसल यह एक सिंथेटिक वायरस है जो खत्म नहीं होता, बल्कि शरीर के अंदर ही अपना घर बना लेता है। लूना की बातें सुनकर किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी शिव ने हैरानी से पूछा, क्या ऐसी ड्रग वाकई मार्केट में मौजूद है? तभी लूना ने वो बात कही जो पहले के खुलासे से भी ज़्यादा घातक थी, नहीं। जैसे ही लूना ने नहीं कहा, सबकी खाली और पथराई हुई निगाहें उस पर टिक गई। लूना ने आगे समझाया, मार्केट में कुछ ऐसी ड्रग्स जरूर हैं जो याददाश्त मिटाने के काम आती हैं, जिन्हें हम डॉक्टर बहुत इमरजेंसी केस में या हाई सिक्योरिटी निगरानी के अंदर ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो ड्रग क्वीन के शरीर में है, ऐसी ड्रग अभी तक हमारी किसी भी केस स्टडी, केमिकल रिपोर्ट या मेडिकल रिकॉर्ड में नहीं मिली है। लूना का चेहरा और भी सख्त हो गया। यह ड्रग बिल्कुल नया है। हमने पूरी रात अपने हर सोर्स और इंटरनेशनल डेटाबेस को खंगाला, लेकिन यह कहीं भी उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि हम कुछ मिस कर रहे हों, जिसकी पड़ताल आगे होगी, लेकिन मैं यह यकीन के साथ कह सकती हूँ कि यह फार्मूला बिल्कुल नया है। इसे खास तौर पर बनाया गया है। मुमकिन है कि किसी पुराने फार्मूले को तोड़ मरोड़ कर इस नए वायरस को तैयार किया गया हो, इसलिए इस वक्त यह हमारे डेटाबेस में नहीं है। हॉल में सन्नाटा पसर गया था। सभी की सांसें अटक गई थी। उन्हें घुटन महसूस होने लगी थी। तभी शिव ने चुप्पी तोड़ी, ड्रग कितना भी घातक हो, हम क्वीन की याददाश्त तो वापस ला ही सकते हैं। हम कोशिश करेंगे तो उनकी यादें वापस आ जाएगी। उसकी आवाज़ में उम्मीद थी, लेकिन वह उम्मीद ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। शिव की बात सुनकर लूना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने कांपते होठों से कहा, नहीं, हम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। सबकी नज़रें उस पर गर गई। वेदांश पत्थर की मूर्त बना उसे एकटक देख रहा था। मयंक ने घबराकर पूछा, क्यों नहीं कर सकते हैं लूना? लूना ने एक गहरी और भारी सांस ली, अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि यदि हमने ज़बरदस्ती उनकी यादें वापस लाने की कोशिश की तो क्या लूना? कबीर की बर्फीली और ठंडी आवाज़ गूंजी। लूना ने हिम्मत जुटाई और कबीर की आंखों में देखकर वह कड़वा सच उगल दिया, जिससे सुनने के लिए कोई रेडी नहीं था। तो बॉस, क्वीन पागल हो जाएंगी। यह सुनते ही जैसे किसी ने वेदांश के सीने में खंजर उतार दिया हो। कबीर और मयंक के होश उड़ गए थे। यह क्या कह रही हो लूना? मयंक की आवाज़ में खौफ थी। मैं सही कह रही हूँ बॉस, लूना ने नम आंखों से कहा। जहाँ तक हमने इस वायरस को समझा है, ये सिर्फ यादें नहीं मिटाता, ये इंसान के दिमाग पर सीधा हमला करता है। कमरे की हवा और भारी हो गई थी। अगर हम उनके दिमाग पर किसी भी तरह का प्रेशर डालते हैं, खुद क्वीन भी अपने दिमाग पर प्रेशर डालती है। ज़बरदस्ती उनकी यादें वापस लाने की कोशिश यदि हमने किया तो उनका दिमाग इस तनाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उनका माइंड पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा और वह ताउम्र के लिए पागल हो जाएंगी। कबीर और मयंक की सांसें थम गई थी। शिव का शरीर कांप उठा, लेकिन वेदांश, वह तो जैसे सुन पड़ गया था। उसके शरीर में जैसे खून ही ना बचा हो। पागल, उसकी जान पागल हो जाएगी। ये आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। लूना ने खुद को संभालते हुए अपनी बात पूरी की।
और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ऐसी हालत में यादें अक्सर नींद या सपनों में उभरती है, लेकिन क्वीन जैसे पेशेंट जब जागते हैं तो उनका दिमाग उस भारीपन और दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसलिए उनका खुद का दिमाग उन यादों को भ्रम या सपना का नाम देकर दबा देता है। जैसे ही कोई तस्वीर उभरती है, सिर भारी होने लगता है, वो बेहोश हो जाते हैं। उनका दिमाग खुद को बचाने के लिए सच को झूठ मान लेता है, इसलिए हम उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। कमरे में सन्नाटा अभी भी जिंदा था। तभी अचानक कबीर की आवाज़ गूंजी, किसने किसने किया ये सब? उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था और बेबसी भी। उसकी मुट्ठियाँ इतनी जोर से भिंची हुई थी कि नसें टक भर आई थी। उसने दांत भिंचते हुए कहा, ये ड्रग अपने आप तो मनु के शरीर में गया नहीं होगा, किसी ने तो उसे इंजेक्ट किया होगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। हर किसी के दिमाग में अब यही सवाल घूम रहा था। कबीर ने आगे कहा, लेकिन सवाल यह है कि यह ड्रग उनके शरीर में पहुंचा कैसे? हमने पूरा माफिया वर्ल्ड खंगाल दिया था, हर गैंगस्टर, हर कनेक्शन, सबकी कुंडली निकलवाई थी हमने। उसकी सांसें भारी हो गई। जब मनु वेद को छोड़कर शेखावत मेंशन के लिए निकली थी, तो फिर वो इस बीच कहाँ गई? किसने उनका इस तरह इस्तेमाल किया? कौन है वह जो हमारी ही नज़रों से बच गया? उसे हमारी मनु से क्या दुश्मनी थी? क्या बिगाड़ा था हमारी मनु ने? कमरे की हवा और ठंडी हो गई। मयंक ने गंभीर होकर कहा, यानी कि यह पूरा प्लान था। वह जो भी था उसकी नज़र पहले से ही हमारी मनु पर थी। जिसने भी यह किया है वह बहुत शातिर और प्रोफेशनल है। उसने बहुत सोच समझ कर किया है। यह एक परफेक्ट ट्रैप है। कबीर की आंखों में गुस्सा और भी भड़क उठा। इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ अमृता और उसकी फैमिली दे सकती है। जरूर वह अमृता और उसकी फैमिली इनमें शामिल है, वरना मेरी मन्नू अमृता के पास कैसे पहुंचती? उसकी नज़रें सीधे शिव पटक गई। क्या स्टेटस है उनका? कब तक ढूंढोगे तुम? शिव की नज़रें झुक गई। उसकी आवाज़ धीमी थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ बॉस, बहुत जल्द उन्हें ढूंढ निकालूंगा। तभी वेदांश की ठंडी आवाज़ गूंजी, 1 हफ्ता। सबकी नज़रें उसकी तरफ उठ गई। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, 1 सप्ताह है तुम्हारे पास शिव। अगर तुम अमृता और उसकी फैमिली को नहीं ढूंढ पाए, उसने हल्का सा रुक कर कहा, तो तुम रिज़ाइन कर सकते हो। यह सुनते ही माहौल अचानक भारी हो गया था। शिव की नज़रें झुक गई थी। यह पहली बार था जब वेदांश ने शिव से इस लहजे में बात की थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका किंग उसे रिजाइन करने के लिए कहेगा। तभी किंगडम के उस हॉल में तापमान जैसे गिरकर शून्य से नीचे चला गया था। वेदांश की आवाज़ इतनी बर्फीली थी कि वहाँ खड़े हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने बिना पलक झपकाए सीधे लूना की आंखों में देखते हुए कहा, और आप लूना, एंटीडोट रेडी कीजिए। बस 4 शब्द, लेकिन उनमें आदेश नहीं, जुनून था और पागलपन भी। यह सुनते ही लूना का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसकी उंगलियां हल्का हल्का कांपने लगी, नज़रें खुद पर खुद झुक गई। उसने हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज़ में कहा, किंग, ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। हमें इस पर काफ़ी स्टडी करनी होगी। हम अभी सिर्फ वायरस के इनिशियल स्टेज को समझ पाए हैं, उसका बेसिक बिहेवियर, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत कुछ छिपा है जिसे समझे बिना हम एंटीडोट रेडी नहीं कर सकते हैं। कमरे में सन्नाटा गहरा हो गया। लूना ने आगे कहा, हमें यह भी समझना होगा कि एंटीडोट क्वीन के दिमाग पर कितना असर डालेगा। क्या उनकी यादें वापस आएंगी भी या नहीं, और आएंगी तो कितनी आएंगी? उसकी आवाज़ और धीमी हो गई। हम इसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं कर सकते हैं। जैसे ही लूना चुप हुई, वेदांश की आंखें और भी ठंडी हो गई। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उसकी खामोशी किसी तूफान से कम नहीं थी। वह एक कदम आगे बढ़ा और धीमी लेकिन चुभती आवाज़ में बोला, तो आप डॉक्टर किस काम की हैं? लूना की सांस अटक गई। यहाँ इतनी बड़ी टीम किस लिए है? अगर आप लोग एक एंटीडोट रेडी नहीं कर सकते हैं, तो आप सबका मतलब ही क्या है? उसकी आवाज़ अब और खतरनाक हो गई। मुझे ये नहीं जानना कि ये कैसे होगा या कितने समय में होगा। ये आपका काम है और आपकी टीम का। 1 सेकेंड का ठहराव आया,
फिर उसने साफ शब्दों में कहा, मुझे सिर्फ एंटीडोट चाहिए, हर हाल में। लूना की नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वेदांश की आंखों में देख सके, क्योंकि इस वक्त उन आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, वहाँ जुनून था, पागलपन था और अपनी क्वीन को खो देने का डर भी। उसी बीच कबीर की भी आवाज़ गूंजी, मान लिया लूना, एंटीडोट रेडी होने में टाइम लगेगा। उसकी आवाज़ भारी थी, लेकिन तब तक वो वेदांश की तरफ देखने लगा। क्या हम अपनी मनु को ऐसे ही छोड़ देंगे? कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कबीर ने धीमी लेकिन टूटती आवाज़ में कहा, क्या उनकी यादें कभी खुद से वापस नहीं आएंगी? क्या हम बस इंतज़ार करते रहेंगे? उसके शब्दों में गुस्सा भी था और डर भी। तभी लूना ने एक गहरी सांस ली, फिर खुद को संभालते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है, बस हम उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कमरे में मौजूद हर शख्स की नज़र उस पर टिक गई, क्योंकि ज़बरदस्ती करने पर यह ड्रग उनके दिमाग पर सीधा हमला करता है और इससे उन्हें दिमागी चोट लग सकती है। इसलिए हमें बस एक बात का ध्यान रखना होगा कि उनके दिमाग पर किसी तरह का स्ट्रेस ना पड़े। कमरे में हल्की हलचल सी हुई। वेदांश अब भी वहीं खड़ा था, पत्थर की तरह, बिल्कुल जड़। चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी, ऐसा लग रहा था अगर उसने खुद को एक पल के लिए भी ढीला छोड़ दिया तो पूरी दुनिया जल जाएगी। लूना ने आगे कहा, उनकी यादें वापस आ सकती है जब वो खुद रेडी हो। कमरे में सन्नाटा गहरा हो गया। उनका दिल, उनका दिमाग और उनका शरीर तीनों एक साथ रेडी होना चाहिए। उन्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए कि वो याद कर सकती हैं। उन्हें अंदर से मजबूत बनना होगा, क्योंकि जब तक उनका मन स्ट्रांग नहीं होगा वह इस दर्द को सह नहीं पाएंगी। लूना थोड़ी रुकी, फिर बोली, दूसरा तरीका यह है, अगर हम उन्हें कुछ याद दिलाने की कोशिश भी करें तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। हमें ये देखना होगा कि उनका दिल और दिमाग पूरी तरह खुला हो, वह स्ट्रेस में ना हो। हम कुछ भी करें, लेकिन उनके दिमाग पर जरा सा भी दबाव नहीं डाल सकते हैं। उसकी आवाज़ और गहरी हो गई, क्योंकि यह ड्रग सिर्फ ज़बरदस्ती से ही दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। कमरे में हर कोई सांस रोके सुन रहा था। लूना ने धीरे से वेदांश की तरफ देखा और बोली, लेकिन एक चीज़ और किंग, जिसे यह ड्रग भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वेदांश की आंखें हल्की सी उठी। लूना ने कहा, दिमाग चाहे ब्लॉक हो जाए, यादें मिट जाए, लेकिन दिल हमेशा धड़कता है और वह सिर्फ एहसासों से जुड़ा होता है। अब उसकी आवाज़ में उम्मीद थी। हमें बस वही एहसास क्वीन के अंदर फिर से जगाने होंगे, क्योंकि वही एहसास उनके दिमाग के ब्लॉकेज को तोड़ेंगे। दुश्मन ने चाहे कितने भी परफेक्ट ट्रैप बनाया हो, लेकिन उसने हर शब्द पर जोर दिया, वो न किस्मत से लड़ सकता है, न एहसास से और न ही विश्वास से। अब पूरे हॉल में एक अलग ही ऊर्जा फैल गई थी। लूना ने आखिरी बात कही, हमारे पास 3 चीज़ें हैं, किस्मत, एहसास और विश्वास, और यही तीनों हमारी क्वीन की यादें वापस लेकर आएंगी। वहीं दूसरी ओर फ्लैट के कमरे में हल्की सी खामोशी फैली हुई थी। मन्नत की पलकें धीरे धीरे हिली और वह हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए मुस्कुराकर उठ बैठी। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे उसने बहुत लंबे समय बाद चैन की नींद ली हो। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि आज उसे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। अगले ही पल उसकी आंखें हैरत में फैल गई। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसकी नज़र सामने दीवार घड़ी पर टिक गई थी, जिसमें दोपहर के 3 बज रहे थे। मन्नत कुछ पल तक बुत बनकर बैठी रही। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सुबह है, दोपहर है या रात। इतनी देर तक सोना उसकी आदत में कभी था ही नहीं। जैसे ही हकीकत का एहसास हुआ, वह उछल कर बिस्तर से खड़ी हो गई। उसकी सांसें भारी होने लगी और अगले ही पल वह फर्श पर बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। हे माता रानी, आज तो मेरा ऑफिस का पहला दिन था और मैं इतनी देर तक सोती रह गई। लेकिन कैसे? मैं तो कभी इतनी देर तक नहीं सोई। फिर कैसे? मैं कैसे भूल गई कि आज मेरा पहला दिन है, वो भी उस खरूस बॉस के साथ। उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया। उसे लगा शायद ऑफिस की तरफ से कोई अलर्ट, वार्निंग मैसेज या मिस कॉल की बात आई होगी। लेकिन जब उसने देखा कि फ़ोन बिल्कुल शांत है, कोई मैसेज नहीं, तो उसका जी और भी घबराने लगा। पक्का उस खरूस बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया होगा।
इसलिए कंपनी की तरफ से कोई मैसेज भी नहीं आया। और क्यों ना निकाले, मुझ जैसी लापरवाह लड़की को भला कौन रखेगा जो ज्वाइनिंग के पहले ही दिन इतनी लेट हो गई। कोई भी बॉस ऐसी पर्सनल असिस्टेंट को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मन्नत सिसकियां भरे जा रही थी। कितनी मुश्किल से मैंने यह जॉब पाई थी। उदयपुर से मुंबई आई, उस खरूस के सवालों का जवाब दिया, इंटरव्यू क्रैक किया और आज सब कुछ मेरे हाथों से चला गया। क्या क्या सपने देखे थे कि सैलरी मिलते ही अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदूंगी, सब बर्बाद हो गया। माता रानी, मैं इतनी लापरवाह कैसे हो गई। वह रोते रोते खुद को कोस रही थी। माना कि उन्होंने कल मुझे होटल में खाना खिलाया, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि मैं ऑफिस लेट जाऊं और वो बर्दाश्त करे। जैसे जैसे वह रो रही थी और याद करने की कोशिश कर रही थी कि वह सोई कैसे, उसके दिमाग में एक हल्का सा भारीपन आने लगा था। तभी फ्लैट का दरवाज़ा धीरे से खुला। लूना अंदर आई। जैसे ही उसने मन्नत की सिसकियों की आवाज़ सुनी, उसका दिल एकदम घबरा गया। वह तेजी से कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही अंदर पहुंची, उसने देखा मन्नत बेड के पास बैठी फुट फुट कर रो रही थी। मनु, लूना की आवाज़ में गहरी चिंता थी। जैसे ही मन्नत ने उसे देखा, उसका सब्र पूरी तरह टूट गया और वो अगले ही पल लूना से लिपटकर फुट फुट कर रोने लगी। लूना के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। वह मन्नत की पीठ सहलाते हुए उसे संभालने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ है मन्नू, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? क्या तुमने कोई बुरा सपना देख लिया? मन्नत ने हिचकियां लेते हुए जवाब दिया, नहीं लूना, मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा, बल्कि मैं इतनी सुकून और चैन की नींद सो गई कि मुझे होश ही नहीं रहा। देखो, दोपहर के 3 बज गए हैं और मैं अब जाकर उठी हूँ। लूना ने उसे शांत करने के लिए धीरे से कहा। तो इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम बस थोड़ा ज़्यादा सो गई हो। मन्नत उससे अलग हुई और वह हैरानी से टुकुर टुकुर उसे देखने लगी। गजब बात करती हो लूना, रो नहीं तो क्या करूं? आज मेरा ऑफिस का फर्स्ट डे था और आज के दिन ही मैं इतनी बड़ी लापरवाही कर बैठी। उस खरूस बॉस ने मुझे पक्का निकाल दिया होगा, तभी तो कंपनी की तरफ से कोई अलर्ट या चेतावनी का मैसेज नहीं आया। मन्नत की आंखें फिर से भर गई। क्या क्या सपने लेकर आई थी मैं, और अब तो मेरे पास उदयपुर लौटने तक के पैसे नहीं हैं, और अगर लौट भी गई तो वहाँ जाकर क्या करूँगी? सब कुछ बर्बाद हो गया है लूना। मैं इतनी देर तक सोई कैसे रह गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लूना ने एक गहरी और लंबी सांस ली। वह सच जानती थी, कल लिया गया सेडेटिव इंजेक्शन और उसके बाद लिया गया ब्लड सैंपल उसी का असर था, इसलिए मन्नत इतनी गहरी नींद में चली गई थी। लेकिन उसकी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी। मन्नू, तुमने तो बेवजह मुझे डरा दिया। बस इतनी सी बात है तो सुनो, मुझे बॉस ने ही भेजा है यह बताने के लिए कि लूना अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही मन्नत एक बार फिर फुट फुट कर रोने लगी। मैं समझ गई लूना, मुझे नहीं सुनना कि उस खरूस ने क्या कहलवाया है। मुझे मालूम है, उन्होंने यही बताने के लिए भेजा है ना कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? लूना ने अपना माथा पकड़ लिया। उसने मन्नत को शांत कराया और मन ही मन खुद को याद दिलाया, मुझे इनके साथ बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार करना होगा। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, अरे बुद्धू, कुछ भी अंदाज़ा लगा लेती हो। बॉस ने तुम्हें निकाला नहीं है, बल्कि यह कहा है कि तुम आज ऑफिस आराम से आ सकती हो। यह सुनते ही मन्नत का रोना अचानक रुक गया। उसने हैरानी से लूना को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखी और बोली, ऐसे कैसे? कोई बॉस यह कैसे कह सकता है कि उसकी पीए आराम से ऑफिस आए? क्या मैं इतनी स्पेशल हूँ? लूना ने बात संभालते हुए कहा, बात स्पेशल होने की नहीं है मन्नू, असल में बॉस खुद आज ऑफिस लेट आने वाले हैं। वो शाम तक ही पहुँचेंगे। उन्हें कोई ज़रूरी काम था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी आराम से आना। आखिर तुम्हें सिर्फ उनका ही तो काम करना है, तो जब वो खुद वहाँ नहीं है तो तुम जाकर क्या करती? आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए उन्होंने तुमसे रिलैक्स करने को कहा है। अब जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। मन्नत ने राहत की लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर बोली, थैंक यू माता रानी, आज तो मैं बच गई। कल से मैं पक्का ऑन टाइम रहूँगी और आज ही बॉस का पूरा शेड्यूल ले लूँगी, ताकि मुझे पता रहे कि वो कब आते हैं और कब नहीं। लूना ने हल्के से सिर हिलाया। गुड, अब जाओ और रेडी हो जाओ। मन्नत खुशी खुशी वॉशरूम की तरफ भागी, पर अचानक उसके कदम ठिठक गए। वह पलटकर लूना को शक भरी नज़रों से घूरने लगी। 1 मिनट लूना, कल रात में बॉस के साथ होटल गई थी। उन्होंने मुझे खाना खिलाया,
फिर हम कार में आए और मुझे याद है मैं कार में ही सो गई थी। वह थोड़ा और पास आई। तो फिर मुझे इस बेड तक कौन लाया? क्या उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठाकर यहाँ सुलाया? पक्का उस खरूस ने मौका ढूंढ ही लिया होगा मुझे अपनी बाहों में उठाने का। एक नंबर के खरूस होने के साथ साथ हमारे बॉस ठरके भी है लूना, मुझे जगा नहीं सकते थे। लूना की आंखें सिकुड़ गई। मनु, कुछ भी बोलती हो, कभी खरूस कभी ठरकी। खरूस तो ठीक था, लेकिन ठरकी ये क्यों बोल रही हो? मन्नत को तुरंत कल रात का वो मंजर याद आ गया जब वेदांश ने सिगरेट छोड़ने के बदले उसके होठों की तरफ इशारा किया था। वह अंदर तक सिहर गई और बुदबुदाई, तुम नहीं समझोगी लूना, पर वो एक नंबर के ठरकी हैं। लूना ने हंसते हुए बात को मोड़ा, चलो तुम्हें जो बोलना है बोलो, पर कल तुम्हें वो अपनी बाहों में उठाकर नहीं लाए थे। उसने मन्नत को जानबूझकर चिढ़ाने के लिए बोला, बल्कि उन्होंने मुझे कॉल किया था, मैं नीचे गई और तुम्हें उठाकर मैं यहाँ लाई। पर वैसे तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्या तुम चाह रही थी कि वो तुम्हें अपनी बाहों में उठाए? मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रही थी, मन्नत चिढ़कर बोली और तुरंत शर्माते हुए वॉशरूम के अंदर भाग गई। लूना के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। वह धीरे से बुदबुदाई, एहसास तो जिंदा है और यही हमारी क्वीन की यादें वापस लाएंगी। वहीं मुंबई में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी। मौसम का तो यह वक्त नहीं था, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। वेदांश सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। बारिश की ठंडी बूंदें उसके पूरे शरीर को भिगो रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सुन्न थी। वह बस सामने देख रहा था, जैसे किसी जवाब को ढूंढ रहा हो। और शायद जिंदगी में पहली बार किंग वेदांश राठौर के पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। दुश्मनों के लिए जो इंसान एक खौफ था, आज वही इंसान अंदर से टूटा हुआ बैठा था। चेहरे पर अब भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वह सिर्फ वही जानता है, क्योंकि वह सिर्फ किंग नहीं था, वह एक आशिक भी था। और ऐसा आशिक जो प्यार में पागलपन की हर हद पार कर सकता था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और जैसे ही अंधेरा छाया, उस अंधेरे में सिर्फ एक चेहरा उभरा, मन्नत। वही मन्नत 3 साल पहले वाली, हंसती हुई, उससे लड़ती हुई, उसे छेड़ती हुई और उसे बेइंतहा प्यार करती हुई। उसकी मुट्ठियाँ धीरे धीरे भिजने लगी, चेहरा हल्का लाल पड़ गया। तभी उसके कानों में मन्नत की वही प्यारी आवाज़ गूंज उठी, वी, आप न मुझे पागल बनाकर ही मानेंगे क्या? उसकी आंखों के सामने जैसे वो पल जिंदा हो उठा। वेदांश की हल्की सी मुस्कान और उसने जवाब दिया, हाँ जान, आपको अपने प्यार में पागल बना दूंगा। मन्नत ने नकली गुस्से में मुंह बनाया, आप भी ना बिल्कुल फिल्मी गानों जैसे हो गए हैं। वेदांश ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, क्यों, प्यार करना गलत है क्या? मन्नत ने हल्का सा शर्माते हुए बोली, इतना भी कोई प्यार करता है क्या? सुबह से लेकर रात तक बस मुझे ही देखते रहते हैं, प्यार करने के बहाने ढूंढते हैं। वेदांश की नज़रें और भी गहरी हो गई थी। तो क्या करूं, आपको छोड़कर किसी और को देखूं? मन्नत ने गुस्से से तुरंत सिर हिलाया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर कभी मुझे छोड़कर किसी और को देखा ना, तो मैं उस लड़की और आपकी दोनों की जान ले लूँगी। पॉजेसिव सिर्फ आप ही नहीं मिस्टर राठौर, ये मन्नत भी है। फिर वह मुस्कुराकर धीरे से बोली, लेकिन कहीं सच में भी आपका दिमाग मेरे लिए पागल तो नहीं हो रहा है ना? तो संभाल लीजिए, वक्त है। वेदांश हंस पड़ा, अगर पागल हो भी गया तो मैं आपको ही याद रखूंगा जान। मन्नत ने उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और अगर मैं पागल हो गई नबी, वह एक पल के लिए ठहरी, तो भी मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैं आपके प्यार में पहले ही पागल हो गई हूँ। बस यही वो याद वेदांश के दिल में तीर की तरह चुभ गई थी। उसने झटके से अपनी आंखें खोल दी। सामने सिर्फ बारिश थी, मन्नत नहीं थी। सच बहुत बेरहम था। वह लड़की जो कह रही थी कभी नहीं भूलूंगी, आज उसे पहचानती तक नहीं। वेदांश की सांसें भारी हो गई थी। उसने आसमान की तरफ देखा। बारिश की बूंदें उसकी आंखों में मिल गई और पहली बार उसकी आंखों में जमा हुआ दर्द बूंदों के साथ बहने लगा। उसके होठ धीरे से हिले। झूठ बोला था आपने जान, कहा था कभी नहीं भूलेंगी। उसकी मुठ्ठियाँ फिर से कस गई। अब मैं याद दिलाऊंगा आपको हर एहसास, हर पल, हर वो चीज़ जिससे आपने मुझे चाहा था। अब उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, एक खतरनाक ठान चुकी जिद थी। आपको वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद को ही क्यों ना तोड़ना पड़े। कुछ पल वो ठहरा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए।
उसके होठों पर एक ऐसी दर्द भरी मगर खतरनाक मुस्कान उभरी जिसे देखकर मौत भी रास्ता बदल ले। यह वह मुस्कान थी जो किसी तबाही के आने का संकेत होती है। बारिश का पानी उसके चेहरे से ढलक रहा था, लेकिन उसकी वो मुस्कान स्थिर थी। वेदांश की यही तो खासियत थी, जब वो खामोश होता था तो उसका वो सर्द मुस्कान समय की गति को तय करती थी। उसके दुश्मन जानते थे कि जब किंग मुस्कुराता है तो इसका मतलब है कि अब शब्दों का समय खत्म हो चुका है और विनाश का अध्याय शुरू हो गया है। वहीं मन्नत और लूना डोमिनियन एंटरप्राइजेस के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके थे। मन्नत के दिल की धड़कनें तेज थी। एक तरफ काम का उत्साह था तो दूसरी तरफ एक अनजानी घबराहट। जैसे उसने कंपनी के परिसर में कदम रखा, उसके कदम और उसकी निगाहें अचानक जम गई। उसने गर्दन उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक गगनचुंबी इमारत खड़ी थी जिसके शिखर पर चमकते बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था डोमिनियन एंटरप्राइजेस। नीचे ग्लोबल कंपनी का टैग अपनी भव्यता की कहानी कह रहा था। कल जब वो यहाँ आई थी तो उसका पूरा ध्यान फूलों के रास्ते पर था, लेकिन आज इसे इस नाम में एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। उसकी आंखें पूरे परिसर को ऐसे देख रही थी जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और अतीत के किसी धुंधले पन्ने को पलटने की कोशिश करने लगी। उसके कानों में कुछ धुंधली आवाज़ें गूंजने लगी और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। लूना ने जैसे मन्नत की यह हालत देखी वो घबरा गई। उससे पता था कि मन्नत अपने दिमाग पर स्ट्रेस दे रही है, जो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। मनु, लूना ने जल्दी से उसके कंधे को पकड़कर झकझोरा। मन्नत झटके से वर्तमान में वापस आई। उसने लंबी सांस लेकर कहा, पता नहीं लूना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। यह सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है। लूना ने तुरंत स्थिति संभाली और हंसते हुए बोली, इसमें सोचने वाली बात क्या है? तुम कल ही तो यहाँ आई थी। अब ज़्यादा मत सोचो और चलो, वरना वाकई में लेट हो जाओगी। लूना ने मन्नत का ध्यान भटकाया और उसे अंदर ले आई। लेकिन जैसे ही मन्नत ने रिसेप्शन एरिया में कदम रखा, पूरे ऑफिस की हवाएं थम गई। कल ऑफिस खाली था, लेकिन आज वहाँ मौजूद हर एम्प्लॉय, हर वर्कर की निगाहें मन्नत पर टिक गई। जो जहाँ था पत्थर का बूत बन गया। पुराने एम्प्लॉयज़ तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। सबकी कानाफूसी शुरू हो गई। क्या यह वही है? क्या मन्नत वापस आ गई है? मन्नत उन हजारों निगाहों का भार महसूस कर रही थी। उसने सहमकर लूना से पूछा, लूना, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं कोई भूत हूँ या कोई एलियन? लूना ने मन्नत का हाथ थामकर धीरे से कहा, घबराओ मत मनु। याद है कबीर बॉस ने क्या कहा था कि तुम उनकी खोई हुई बहन जैसी दिखती हो। कबीर सर की बहन इसी कंपनी में काम करती थी, तो इन लोगों को लग रहा होगा कि शायद तुम वही हो जो वापस आ गई हो, इसलिए तुम्हें उनकी बहन मन्नत समझकर हैरान हो रहे हैं। मन्नत ने राहत की सांस ली। हाँ, तुम सही कह रही हो, शायद यहाँ शकल मिलने वाला खेल ही चल रहा है। लूना ने समझाते हुए कहा, तुम्हें किसी की बात पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें सिर्फ अपने बॉस और काम पर फोकस करना है। अब यहाँ से तुम अकेले ऊपर जाओगी। यह वीआईपी लिफ्ट सीधे टॉप फ्लोर पर जाएगी। याद रखना, यहाँ तुम्हें सिर्फ 3 लोगों की बात सुननी है, कबीर बॉस, मयंक बॉस और तुम्हारे अपने बॉस। बाकी कोई कुछ भी कहे अनसुना कर देना है। मन्नत ने किसी आज्ञाकारी बच्ची की तरह सिर हिलाया। लूना मन्नत को वहीं छोड़कर किंगडम के लिए निकल चुकी थी और अब मन्नत अकेली थी। उसकी दिल की धड़कनें धीरे धीरे तेज होने लगी। वह लिफ्ट के सामने खड़ी थी। गहरी सांस लेकर उसने कदम आगे बढ़ाया और लिफ्ट के अंदर चली गई, लेकिन अंदर जाते ही उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगी। ये कैसी लिफ्ट है? उसके सामने कोई नॉर्मल बटन नहीं थे। पूरी लिफ्ट एक हाईटेक पैनल जैसी थी। टच स्क्रीन, डिजिटल कोड, अजीब अजीब ऑप्शन। मन्नत का चेहरा घबराहट से भर गया। हे माता रानी, उदयपुर में तो मैंने कभी ऐसी लिफ्ट नहीं देखी। मॉल में भी इतनी एडवांस नहीं होती। वह स्क्रीन को ध्यान से देखने लगी। टॉप फ्लोर कहाँ लिखा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने 1-2 बार हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर डर कर पीछे खींच लिया। कहीं गलत बटन दबा दिया तो? उसने होठ काटते हुए खुद से कहा, ये लिफ्ट है या कोई कंप्यूटर? कुछ पल वो वहीं खड़ी रही, फिर अचानक बोली, एक काम करती हूँ, सीढ़ियों से ही चली जाती हूँ। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। इतनी ऊंचाई तक नहीं, मेरा तो दम ही निकल जाएगा। वह परेशान होकर तुरंत लिफ्ट से बाहर आ गई। रिसेप्शन पर पूछ लेती हूँ, यह सोचकर वह तेजी से आगे बढ़ी। उसका ध्यान पूरी तरह उसी पर था कि किसी तरह मदद मिल जाए।
लेकिन तभी अचानक धड़ाम वो किसी से टकराई। उसके हाथ से पर्स गिर गया। ओह! वह तुरंत झुकी पर्स उठाने के लिए और बिना ऊपर देखे जल्दी जल्दी बोली, आई एम सॉरी सर। उसने सामने वाले को ठीक से देखा तक नहीं और जल्दी से आगे बढ़ गई। लेकिन जिस इंसान से वो टकराई थी वह वहीं जम गया, जैसे वक्त रुक गया हो। उसकी सांसें थम गई, आंखें फैल गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह था अंगद राठौर। उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। ये नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने पीछे मुड़कर देखा जहां मन्नत जा रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वो सच में मन्नत थी? उसके दिमाग में जैसे तूफान उठ गया। 3 साल बाद जिसके गायब होने से सब कुछ बदल दिया था, वो अभी अभी उसके सामने से गुजरी थी। नहीं, ये कोई भ्रम हो सकता है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ गए। वह तुरंत उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर अभी कन्फ्यूजन साफ था। मैंने जो देखा वो सच था या मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है? उसने तेजी से मन्नत का पीछा किया, लेकिन गलियारों की भूल भुलैया में वह उसकी आंखों से ओझल हो गई। कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। वह पसीने पसीने था। उसके अंदर का चोर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वहीं दूसरी ओर मन्नत को रिसेप्शनिस्ट मिल गई। उसने घबराकर कुछ कहा तो उससे पहले ही वह बड़ी शालीनता से कहा, मैम आप परेशान ना हो, चलिए मैं आपको टॉप फ्लोर तक छोड़ देती हूँ। मन्नत बिना कुछ बोले उसके साथ बोली। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह रिसेप्शनिस्ट खुद नहीं आई थी, बल्कि उसे वेदांश ने ऑर्डर दिया था। वहीं वेदांश अपने केबिन में बैठा लैपटॉप स्क्रीन पर हर एक दृश्य देख रहा था। उसकी नज़रें मन्नत से ज़्यादा अंगद के चेहरे पर टिकी थी। अंगद के चेहरे पर घबराहट और बेचैनी देख उसकी नज़रें गहरी हो गई थी। रिसेप्शनिस्ट ने मन्नत को टॉप फ्लोर पर छोड़ा और लिफ्ट की सारी कार्य प्रणाली समझा दी। मैम मेरा काम यहीं तक था, अब आप बॉस के केबिन में जा सकती हैं। मन्नत ने मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहा और आगे बढ़ गई। उसे जाते हुए देखकर वो रिसेप्शनिस्ट मन ही मन बुदबुदाई, ये तो हमारी लेडी बॉस मन्नत ही हैं, पर इन्हें लिफ्ट चलाना नहीं आ रहा है, ये सोचने वाली बात है। खैर मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। वहीं मन्नत वेदांश के केबिन के बाहर पहुंच गई। उसने हाथ उठाया कि नॉक करे, पर उससे पहले ही दरवाजा अपने आप खुल गया। मन्नत ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, हे माता रानी आज मैं लेट हूँ, प्लीज़ इस खरूस बॉस के गुस्से से बचा लेना। उसने भारी कदमों से अंदर प्रवेश किया। वेदांश इस वक्त अपनी विशाल विंडो ग्लास के सामने खड़ा था। उसकी पीठ मन्नत की तरफ थी और दोनों हाथ पैंट की जेबों में थे। पूरा केबिन उसकी मौजूदगी से भारी लग रहा था। मन्नत ने धीरे से कहा, बॉस आई एम सॉरी, आज मैं लेट हो गई, पर प्रॉमिस करती हूँ कल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आज ही आपका सारा शेड्यूल नोट कर लूँगी। प्लीज़ मेरी पहली गलती समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। मन्नत की आवाज़ सुनकर वेदांश ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक असहनीय बेचैनी थी। उसने पॉकेट के अंदर ही अपनी मुठिया इतनी जोर से भींच ली कि उसके नाखून हथेलियों में चुभने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मन्नत का सामना कैसे करे। अब तक तो उसे लग रहा था कि मन्नत कहीं ना कहीं नाटक कर रही है, तो वो भी सख्ती दिखा रहा था। लेकिन अब जब वो जानता था कि मन्नत के लिए वह पूरी तरह अजनबी है, उसका दिल कचोट रहा था। उन नज़रों का सामना करना जिनमें अब उसके लिए कोई पहचान नहीं थी, वेदांश के लिए मौत से बदतर था। वहीं मन्नत खामोशी से उसके मुड़ने का इंतजार कर रही थी। वह डरते हुए सोच रही थी, ये खरूस कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कहीं ये सच में मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल देंगे ना? उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। कल देखेंगे कि वेदांश और मन्नत का सामना कैसे होता है और अब वेदांश मन्नत की यादें वापस लाने के लिए क्या क्या करता है। यदि कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।